प्राचीन भारत के मध्य भाग में, जहां अरावली की नीली पहाड़ियां सुबह के धुंधलके में देवताओं की तरह खड़ी रहती थी और नीचे हरी घाटियों में नदियां चांदी की लकीरों सी चमकती थी, वही रत्नगिरी नामक एक समृद्ध राज्य बसा था, जिसके ऊंचे प्राचीरों से सजे महल स्वर्ण जड़े स्तंभ और गूंजते शंखनाद इसकी राजसी गरिमा का परिचय देते थे। इसी राज्य का उत्तराधिकारी था युवराज आर्यवर्धन, तेजस्वी नेत्रों वाला, न्यायप्रिय और भीतर से कुछ अधूरापन महसूस करने वाला राजकुमार, जिसे शस्त्र विद्या, शास्त्र और राजनीति का पूर्ण ज्ञान था, पर जिसका हृदय किसी अनजानी खोज में भटकता रहता था। और एक दिन शिकार के बहाने वो अपने अंगरक्षकों से दूर पहाड़ों के उस पार बसे एक छोटे से कुम्हारों के गांव में जा पहुंचा, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू, चाक की घूमती ध्वनि और भट्टियों की तपिश में जीवन सादा पर गहरा था। वही उसकी दृष्टि पहली बार पड़ी नैना पर, एक साधारण वेश में लिपटी पर असाधारण तेजस्वी आंखों वाली युवती, जो मिट्टी को ऐसे स्पर्श कर रही थी मानो वो केवल बर्तन नहीं बल्कि किस्मत गढ़ रही हो। उसकी मुस्कान में रहस्य था और उसकी चुप्पी में चतुराई, क्योंकि वह कोई साधारण कुम्हारे नहीं थी, बल्कि अपने मन में गहरे रहस्य और तेज बुद्धि छुपाए एक चालाक कुम्हारिन, जिसने जीवन की कठोरता से सीखकर लोगों को पढ़ना सीख लिया था, और जिसने युवराज को देखते ही समझ लिया कि ये कोई साधारण यात्री नहीं। आर्यवर्धन उस गांव में रुक गया, बहाने से घड़े बनवाने लगा, नैना से बातें करने लगा, और हर मुलाकात में उसे ऐसा लगता जैसे ये लड़की उसकी आंखों के पार उसकी आत्मा तक देख लेती हो। नैना भी उसकी वाणी की सच्चाई और व्यवहार की नम्रता से प्रभावित हुई, पर उसने अपने हृदय को बांध कर रखा, क्योंकि वो जानती थी कि राजमहल और कुम्हार की झोपड़ी के बीच केवल दूरी नहीं बल्कि समाज की दीवारें होती हैं। इन्हीं दिनों राज्य में एक पुराना रहस्य फिर से सिर उठाने लगा। महल के कोष से राज मुद्राएं गायब होने लगी और हर बार चोरी के बाद पास के गांवों पर संदेह किया जाता। सैनिकों की सख्ती बढ़ी, निर्दोषों पर अत्याचार होने लगा, और नैना ये सब चुपचाप देखती रही, क्योंकि उसे पता था कि इन चोरियों के पीछे कोई साधारण हाथ नहीं बल्कि महल के भीतर छुपा कोई सांप है। एक रात जब आर्यवर्धन भट्टी की आग के पास बैठा अपने जीवन के प्रश्नों में उलझा था, तब नैना ने उसे एक ऐसा घड़ा दिखाया जिसके भीतर की परत पर राज चिन्ह उकेरा हुआ था, वही चिन्ह जो केवल राजकोष में प्रयुक्त होता था। और उसी क्षण आर्यवर्धन को समझ आया कि ये लड़की केवल मिट्टी नहीं सत्य भी गढ़ सकती है। उस पल दोनों की आंखों में एक मौन समझ बनी। प्रेम का पहला आकर्षण चुपचाप जन्मा और एक बड़े रहस्य की परछाई उनके बीच खड़ी हो गई, क्योंकि नैना ने धीमे स्वर में कहा, सत्य को गढ़ने के लिए कभी कभी मिट्टी से हाथ गंदे करने पड़ते हैं राजकुमार। और आर्यवर्धन पहली बार जान गया कि उसका ये गांव आना केवल संयोग नहीं बल्कि उसके भाग्य की शुरुआत है। यहीं से उसकी परीक्षा, उसका प्रेम और उसका वास्तविक राजधर्म आकार लेने वाला है। रत्नगिरी के उस छोटे से कुम्हार गांव में बिताई गई कुछ ही रातों में युवराज आर्यवर्धन का जीवन भीतर से बदलने लगा था। जहां पहले उसका हृदय केवल राजधर्म और युद्ध नीति से बंधा था, अब वहां नैना की आंखों की चुप्पी और उसके शब्दों की धार बसने लगी थी। पर उसी शांति के बीच राज्य में अशांति की लहर और तीव्र हो चुकी थी। महल के भीतर गुप्त सभाएं होने लगी, मंत्री एक दूसरे पर अविश्वास करने लगे और राजा विक्रमसेन का स्वास्थ्य अचानक गिरने लगा, जिससे राज सिंहासन पर छाया और गहरी हो गई। आर्यवर्धन को विवश होकर महल लौटना पड़ा, लेकिन उसके मन का एक भाग उसी मिट्टी, उसी चाक और उसी चालाक कुम्हारिन के पास रह गया। महल लौटते ही उसने देखा कि सैनिकों की टुकड़ियां गांवों पर छापे मार रही हैं। निर्दोष कुम्हारों और किसानों को राजकोष की चोरी का दोषी ठहराया जा रहा है। और यही वो क्षण था जब आर्यवर्धन ने राजकुमार से आगे बढ़कर सच्चे राजधर्म की राह चुनने का निर्णय लिया। उसने गुप्त रूप से नैना को महल के बाहर बुलवाया
रात के अंधेरे में पहाड़ियों की छाया में जहां चंद्रमा का प्रकाश भी साजिशों से डरता था, और वही नैना ने उसे वो सत्य बताया जिसे वो वर्षों से अपने भीतर दबाए थी, कि वो केवल कुम्हारिन नहीं बल्कि कभी रत्नगिरी के ही एक छोटे सामंत की पुत्री थी, जिसके पिता ने राजकोष में गड़बड़ी का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, और उसी प्रयास के कारण उन्हें देशद्रोही घोषित कर मार दिया गया था। नैना को अपनी मां के साथ गांव में शरण लेनी पड़ी, और वही उसने मिट्टी के साथ साथ धैर्य और चतुराई गढ़ना सीखा। उसने बताया कि राज मुद्राओं की चोरी दरअसल मंत्री मालवदेव की योजना है, जो वर्षों से विशेष चिन्ह वाले घड़ों में सोना छिपाकर बाहर भेजता रहा है, और वही घड़े कुम्हारों के नाम पर दोष मढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सुनकर आर्यवर्धन के भीतर का राजकुमार क्रोध से कांप उठा, पर नैना ने उसे संयम सिखाया। कहा कि शक्ति से नहीं बुद्धि से ये युद्ध जीता जाएगा। दोनों के बीच अब केवल आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास और उद्देश्य का बंधन बन चुका था। इधर महल में राजा विक्रमसेन को धीरे धीरे विष दिया जा रहा था, और राज वैद्य भी मालवदेव के प्रभाव में आ चुका था। आर्यवर्धन ने स्वयं को असावधान दिखाते हुए मंत्री का विश्वास जीता, जबकि नैना ने गांव में रहकर जासूसी का जाल बुन दिया। वो अलग अलग रूपों में महल तक घड़े पहुंचाने लगी, कभी जल पात्र बनकर, कभी पूजा के कलश बनकर, और हर घड़े के भीतर वो संकेत छुपाती जो आने वाले प्रमाण बन सकते थे। इन सब के बीच दोनों के बीच प्रेम गहराता गया, पर वो प्रेम चुपचाप बलिदान मांग रहा था, क्योंकि नैना जानती थी कि यदि सत्य सामने आया तो उसका जीवन फिर संकट में होगा, और आर्यवर्धन जानता था कि यदि वह राजा बना तो उसे अपने हृदय से अधिक राज्य को चुनना पड़ेगा। एक रात जब पहाड़ों पर बिजली गिरी और वर्षा ने घाटियों को धो डाला, उसी रात मालवदेव ने राजा को मारने और स्वयं को संरक्षक घोषित करने की योजना बनाई। पर नैना द्वारा भेजे गए अंतिम संकेत ने आर्यवर्धन को समय रहते चेतावनी दे दी। महल के गुप्त कक्ष में दोनों आमने सामने हुए, एक और सत्ता का लोभ, दूसरी ओर सत्य का साहस। और यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गई जहां अगली सुबह रत्नगिरी का भविष्य तय होना था, क्योंकि या तो एक चालाक मंत्री का अंधकार विजय होता, या एक चालाक कुम्हारिन और एक जागृत राजकुमार मिलकर इतिहास की दिशा बदल देते। भोर की पहली किरण जब अरावली की चोटियों से उतरकर रत्नगिरी के स्वर्ण प्रासाद पर पड़ी, उसी क्षण राज्य के भाग्य की डोर कस चुकी थी, क्योंकि मंत्री मालवदेव स्वयं को संरक्षक घोषित करने के लिए दरबार में उपस्थित हुआ। राजा विक्रमसेन अचेत अवस्था में शैया पर पड़े थे, और राजसभा भय व भ्रम से भरी थी। पर उसी समय युवराज आर्यवर्धन ने नैना द्वारा रचित उस अंतिम योजना को कार्य में उतारा। महल के मध्य प्रांगण में पूजा हेतु मंगाए गए दर्जनों घड़े रखवाए गए, जिन पर देवी देवताओं के चित्र अंकित थे, और जैसे ही मंत्रवार के बीच घड़ों को जल से भरा गया, उनके भीतर छुपाई गई स्वर्ण मुद्राएं छन छन कर बाहर गिरने लगी। राज चिन्हों से अंकित वे मुद्राएं पूरे दरबार के सामने साक्ष्य बन गई। मालवदेव का मुख पीला पड़ गया, पर उसने सैनिकों को संकेत दिया। तभी नैना साधारण कुम्हारिन के वेश में आगे आई, और उसने वो सत्य प्रकट किया जिसे वर्षों से मिट्टी में दबाया गया था। अपने पिता की हत्या, राजकोष की साजिश और राजा को दिए जा रहे विष का रहस्य, और उसी क्षण महल के वैद्य द्वारा दिया गया विष का पात्र भी सामने लाया गया। राजा को तुरंत शुद्ध औषधि दी गई और उनकी चेतना लौट आई। सत्य की आग में मालवदेव का षड्यंत्र जलकर राख हो गया, और उसे राजद्रोह के अपराध में बंदी बना लिया गया। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब राजा विक्रमसेन ने स्वयं राज्यसभा में घोषणा की कि नैना केवल कुम्हारिन नहीं बल्कि उसी सामंत की पुत्री है, जिसने वर्षों पहले राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे, और राजधर्म की सच्ची वारिस वही है जिसने बिना तलवार उठाए राज्य को बचाया। राजा ने आर्यवर्धन को सिंहासन सौंपते हुए कहा कि शासन वही योग्य है जो सत्य को पहचान सके। आर्यवर्धन राजा बना, पर उसने सबसे पहला निर्णय ये लिया
कि राज्य में किसी भी जाति या पेशे के आधार पर अन्याय नहीं होगा, और उसने नैना को रानी नहीं बल्कि राजनीति और न्याय की प्रमुख सलाहकार घोषित किया, क्योंकि वह जानता था कि बुद्धि का स्थान सदा सिंहासन के पास होना चाहिए। नैना ने भी अपने प्रेम को त्याग नहीं बल्कि मर्यादा में ढाला। उसने महल के रहते हुए भी चाक और मिट्टी को नहीं छोड़ा, ताकि उसे हमेशा स्मरण रहे कि सत्ता भी कच्ची मिट्टी की तरह होती है, जिसे अहंकार की आग में जलाया जाए तो टूट जाती है। और इसी से रत्नगिरी का स्वर्ण युग आरंभ हुआ, जहां राजा तलवार से नहीं विवेक से शासन करता था, और एक चालाक कुम्हारिन की बुद्धि ने इतिहास को नई दिशा दी। क्योंकि इस कथा का नैतिक संदेश यही है कि सच्ची महानता पद या जन्म से नहीं बल्कि साहस, सत्य और विवेक से जन्म लेती है, और जो मिट्टी को समझ ले वही मनुष्य के हृदय और राज्य दोनों को आकार दे सकता है।